हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन और आज हम वेलकम करते हैं इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यूज और अदर्शन रीजंस में। मैंने देखा कि लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है, बच्चों स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत आ रही है इंडियन इकोनॉमी को समझने में। तो अगर आप मेरे साथ क्रैश कोर्स करना चाहते हैं कि मैं 1 महीने में आपको इतना तैयार कर दूं कि आप 90% तक स्कोर कर पाएँ इस नवंबर और दिसंबर के एग्ज़ाम्स में, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए इन वीडियोज़ को देखने के लिए। कोई भी चीज़ आपको लग रही है जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, तो वो आप मेरे से लाइव क्लासेस में भी पढ़ सकते हैं, वो आप मेरी वीडियो से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमी को। तो इंडियन इकोनॉमी बेसिकली एक स्टोरी बेस आप कह सकते हो कि बुक है, जिसके अंदर मुझे स्टार्टिंग में अंग्रेज़ों के आने से पहले, कॉलोनियल पीरियड के स्टार्ट होने से पहले इंडिया कैसा था, उसके टाइम पर कैसा था और उसके बाद कैसा था, ये सारी की सारी स्टोरी हम इसके अंदर पढ़ते। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये दिखने में हिस्ट्री जैसी लगती है, डेट काफ़ी है, डाटा काफ़ी है। तो हमारी कोशिश भी यही रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा प्रोवाइड किया जाए ताकि आप एग्ज़ाम्स के अंदर फटाफट आप उस चीज़ को ग्रैब कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो ये हम स्टार्टिंग में एमसीक्यूज़ करेंगे और ढेर सारे इसके अंदर असर्शन रीज़न के क्वेश्चन भी हैं, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा ताकि हम आपको असर्शन रीज़न में इतना आपको एक्सपर्ट कर दें ताकि आपके मार्क्स कहीं भी ना कटें। तो सबसे पहले लिखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट एस्टिमेटेड द पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड कौन सा होता है? कॉलोनियल पीरियड हम सीधी भाषा में समझते हैं कि जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, ये उस टाइम की बातें कर रहा है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करने वाले हमारे मेन इकोनॉमिस्ट कौन थे? तो हमारे पास ये तीनों ही हमारे सबसे मेन इकोनॉमिस्ट थे। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है, इन हाउ मैनी सेक्टर्स इज़ द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज़ डिवाइडेड। सबसे पहले ऑक्यूपेशनल को पढ़ें। जहाँ पर भी आपको ऑक्यूपेशनल वर्ड दिखाई दे, यानी काम करने का तरीका, हम कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, तो हमारे पास 3 ही सेक्टर होते हैं। एक होता है हमारे पास प्राइमरी सेक्टर, एक होता है हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर और एक होता है हमारे पास टर्शरी सेक्टर। तो बेसिकली हमारे पास कितने सेक्टर हैं? हमारे पास 3 सेक्टर हैं। तो जब भी वो कहीं पर भी वर्ड यूज़ करेगा ऑक्यूपेशनल, तो आपको क्या याद रखना है? वो प्राइमरी सेक्टर वगैरह की बातें कर रहा है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ अ सर्विस सेक्टर? अभी अभी मैंने आपको कहा ना, तीसरा सेक्टर कौन सा है हमारा? सर्विस सेक्टर। तो यही है आपका टर्शरी सेक्टर। उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वाज द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? जिस दिन हमें आज़ादी मिली, जिस दिन आज़ादी मिली। ईव का मतलब वैसे इवनिंग होता है, तो अगर हम कहते हैं कि आज़ादी की शाम को या आज़ादी वाले दिन हमारा जो इंडियन इकोनॉमी था वो कैसा था? भाई स्टैग्नेंट भी हमने पढ़ा, यानी हमारा जो इंडियन इकोनॉमी था वो कोई भी ग्रोथ का साइन नहीं शो कर रहा था। तो स्टैग्नेंट का मतलब हम मान लेते हैं नो ग्रोथ। उसके बाद बैकवर्ड का मतलब क्या है? बैकवर्ड का मतलब है पिछड़ा हुआ। पिछड़ा हुआ मतलब जहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई भी चीज़ मॉडर्न नहीं है, लोग अभी भी पुराने टेक्निक से जुड़े हुए हैं, तो भाई ये भी इंडिया था। उसके बाद अंडर डेवलपमेंट का मतलब बेसिक नेसेसिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं थी, तो ये फीचर भी हमारे इंडिया इकोनॉमी को सूट कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर आपका आएगा ऑल ऑफ दिस। इसके बाद आ जाता है, वट आर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहा है, यानी कि एट बर्थ इन इंडिया। तो वो कह रहा है कि बर्थ के टाइम पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी, लोग कितना उम्मीद रखते थे कि वो कितना ज़िंदा रह पाएंगे। तो इंडिया ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर 44 ईयर्स थी। आप ये बात बिल्कुल माइंड से निकाल देंगे, उस टाइम लोग ज़्यादा जीते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास है ना भयंकर भयंकर बीमारियों के लिए हमारे पास दवाइयाँ नहीं थी। एक छोटा सा चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों में भी लोगों की जान चली जाती थी। तो इसीलिए यहाँ पर 44 ईयर्स एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिख रखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछता है, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसने पूछा भाई पर कैपिटा इनकम कितनी। पर कैपिटा इनकम डेवलप किसने करी थी? कंसेप्ट तो हमने ऊपर पढ़ लिया था,
कि दादा भाई नौरोजी और ये सब नाम लिखे हुए थे, विलियम डिगबॉय। अब उसने पूछा कि ग्रोथ रेट, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, तो वो बहुत ही स्लो थी, धीरे 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 बढ़ रही थी, तो इसलिए उसका आंसर है 0.5%। ओके, इसके बाद हमारे पास व्हाट आर द प्राइमरी सेक्टर इंक्लूडेड, प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या चीज़ें आती है भाई, कौन सी होती है प्राइमरी सेक्टर, तो हमेशा पता है हमें प्राइमरी सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंक्लूडेड, वो कौन सा सेक्टर है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती है, तो वो हमें पता है भाई वो है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। उसके बाद फर्स्ट आयरन और स्टील कंपनी कहाँ पर सेटअप की गई, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाटाबेस क्वेश्चन है, तो वो है हमारा जमशेदपुर। और जमशेद जी टाटा जैसे हम बात कर लेते हैं तो ये भी आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो, तो टाटा कंपनी के एस्टैब्लिशर भी हैं, और ऐसे ही जमशेदपुर वो जगह है जहाँ पर आपकी फर्स्ट जो आयरन और स्टील कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया। उसके बाद व्हाट इज़ द टैक्स और ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स कोल्ड, इम्पोर्ट्स के ऊपर लगने वाली ड्यूटीज़ को हम क्या कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं भाई टैरिफ। वैसे हमने आगे के ऑप्शन भी पढ़ सकते थे, लेकिन कोटा, एक्सपोर्ट, नन ऑफ दीज, लेकिन बेसिकली इम्पोर्ट के ऊपर लगने वाली हर चीज़ को हम कहते हैं दैट इज़ टैरिफ। उसके बाद ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आ जाता है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड की थ्योरी बहुत ही बढ़िया है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। ये तो क्या कहता है कि 1921 से पहले, 1921 से पहले आपकी जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था ना, जो आपकी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था, दैट वाज नेवर कंसिस्टेंट, नेवर कंसिस्टेंट, यानी कभी कभी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती थी और अगले सेंसस के अंदर, अगली जनगणना में पॉपुलेशन कम हो जाती थी। तो वो कहते हैं 1921 वो आखिरी साल है जहाँ पर आपकी पॉपुलेशन कम, यानी कम हुई, यानी 1911 में पॉपुलेशन ज़्यादा थी सेंसस की काउंटिंग में, और जब हमने 1921 का सेंसस रिकॉर्ड किया तो उसकी पॉपुलेशन जो थी वो कम हो गई। वो आखिरी बार था जब हमारी किसी सेंसस में पॉपुलेशन कम हुई, और 1921 से लेके आज तक के सेंसस में कोई भी ऐसा सेंसस या जनगणना नहीं हुई जिसके अंदर हमारी पॉपुलेशन कम हो। तो इसीलिए हमने 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड लिख दिया, इसके बाद कभी भी हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कम नहीं हुई। इसके बाद आ जाता है व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस रिकॉर्डिंग। देखो फर्स्ट सेंसस की बात करें तो जनगणना के पीछे हमेशा याद रखने वाली बात है 1 आ रहा है, यानी हम 1921, 1931, 1941 इसी तरह जनगणना कर रहे हैं। अभी 2021 चल रहा है, तो यहाँ पर भी इसी साल हमारी जनगणना भी हुई है। तो बेसिकली हर 10 साल में जनगणना होती है, तो इसके हिसाब से 1882 और 1982 तो चला ही गया, ठीक। अब 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड दिखा रहा है, तो 1981 होने का भी सवाल नहीं उठता, तो बचा तो सिर्फ क्या बचा तो आपके पास सिर्फ 1881। तो इसीलिए 1881 में हमने पहली बार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे लिए डाटा इकट्ठा किया था। उसके बाद पुअर वैरायटी ऑफ सीड एंड लो प्रोडक्टिविटी ऑफ सीड्स वर मेनली रीज़न फॉर, वो कौन सा रीज़न था जिससे ये भाई हल्की क्वालिटी की गुड्स से किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा, भाई खाद, बीज, फर्टिलाइजर्स, ये किसको नुकसान पहुंचाएंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो इसलिए स्लो ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया, वो कौन सा मेन रीजन था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब एक होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, लेकिन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या था, वो कहता है कि इंडस्ट्रीज को कम क्यों कम करें भाई, तो टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीपर रेट। वही सिंपल लॉजिक है, इंडिया के अंदर अगर इंडस्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी तो कच्चा माल यूज़ होना बंद हो जाएगा, उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी तो उसके प्राइसेस गिर जाएंगे। दूसरा, टू सेल द मैन्युफैक्चर गुड इन द इंडियन मार्केट, भाई अब इंडिया में फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, लोगों को डिमांड तो चाहिए ना, अपने यूज़ के लिए सामान तो चाहिए ना, वो कहाँ से मिलेगा, तो ब्रिटिशर्स अब उस सामान को प्रोवाइड करेंगे। तो सिंपल, रॉ मटेरियल सस्ता करने के लिए और अपने प्रोडक्ट, अपने कंपनी में बनाए हुए प्रोडक्ट यहाँ बेचने के लिए ही हम इस चीज़ को करते थे। तो बोथ ऑफ द अबव।
व्हाट डज एक्सपोर्ट सरप्लस मीन्स? एक्सपोर्ट सरप्लस मीन्स, देखो ये वाला जो चीज़ है ना, ये हमने कहाँ पढ़ रखी है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी पढ़ रखी है। तो अगर हम सरप्लस वर्ड को फोकस करें तो सरप्लस वर्ड का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं इम्पोर्ट से। क्या मतलब, हमने दूसरे देशों को सामान ज़्यादा भेजा एज़ कंपेयर कि हमने दूसरे देशों से सामान कम मंगाया। तो इससे क्या होगा, दूसरे देशों से पेमेंट ज़्यादा आएगी और हमें पैसे कम देने पड़ेंगे। तो सरप्लस की बात कर रहा है, तो देखो कहाँ पर है, लिख रहा है रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन रिवेन्यू फ्रॉम इंपोर्ट्स, तो इसलिए वो वर्ड यूज़ कर रहा है बी। इसके बाद विच ऑफ द इंडस्ट्रीज इज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन? पार्टीशन से सबसे ज़्यादा कौन सी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ? तो वो हमारी थी कॉटन और जूट टेक्सटाइल्स को। उसके बाद मोस्ट डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, वो कौन सी चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा डेवलप थी? तो भाई अंग्रेज़ों ने सबसे बढ़िया चीज़ क्या करी थी, रेलवेज़ को डेवलप किया था ना, तो इसलिए रेलवेज़ ही उस टाइम पर सबसे ज़्यादा डेवलप थी। उसके बाद उसने क्वेश्चन पूछा विच क्रॉप शोज बम्पर प्रोडक्शन इन ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड? ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान वो कौन सी चीज़ थी, वो कौन सी क्रॉप थी जिसमें बम्पर प्रोडक्शन देखने को मिली? तो भाई बम्पर प्रोडक्शन सिर्फ दो ही चीज़ों में देखने को मिली, दैट इज़ व्हीट और राइस। इसके बाद व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश रूल के दौरान यहाँ पर कौन सी फॉरेन ट्रेड कंडीशन थी? क्या हम फॉरेन ट्रेड आसानी से कर पा रहे थे? बिल्कुल नहीं। तो वो लिखता है सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेड वाज स्पेंट ऑन वॉर एक्सपेंसेस, यानी कि जो भी सरप्लस आता था, जो भी पैसा एक्सपोर्ट करने से हमारे पास आता था, हमारे इंडिया के पास आता था, वो सारा का सारा अंग्रेज ले लेते थे और उसे वॉर में झगड़ों में लगा देते थे। ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है। उसके बाद नेट एक्सपोर्टर्स ऑफ रॉ मटेरियल, हमारे देश से रॉ मटेरियल बाहर ब्रिटेन जा रहा था, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ब्रिटेन से बना हुआ माल हमारे देश में आ रहा था, दैट इज फिनिश्ड गुड्स हमारे देश में आ रहे थे, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो इसीलिए मुझे एक बारी में क्लियर कट समझ में आ जाएगा अगर मैं सारे ऑप्शंस को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से पढ़ने की कोशिश करूंगा तो। उसके बाद आपके पास आ जाता है इन विच ईयर सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड। ध्यान देने वाली बात कि सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो कब आई? भाई सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आपकी आई 1956 में, जिसे हम IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आप 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, ये सारा वही। अब क्वेश्चन उठता भाई ये तो सेकंड है तो फर्स्ट कब आई? फर्स्ट आपकी आई थी 1948 में, ठीक है। तो अगर फर्स्ट पूछता तो 1948 हो जाता, सेकंड पूछा है तो 1956 हो गया। और 1956 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो थर्ड पॉलिसी है वो 1991 में आई। ज़्यादा मेजर चेंजेस जो हमने देखे वो 1991 में देखे, लेकिन 1956 में भी 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थी इस पॉलिसीज़ में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, तो इसलिए मुझे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास आ जाते हैं अजर्शन रीजंस। देखो अजर्शन रीजन में ना इस बार मैंने सारे के सारे पॉइंट्स आपको अलग अलग दिए, हर अजर्शन रीजन के अंदर कुछ अलग सीखने को मिलेगा, तो आखिरी तक जुड़े रहें ताकि आपको समझ में आता रहे। तो देखो सबसे पहले लिखता है, सबसे पहले उसने क्वेश्चन पूछा ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस इज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लान। भाई कह रहे ग्रोथ भी चाहिए और सोशल जस्टिस भी, यानी तरक्की भी हो और लोगों की भलाई भी हो, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। उसके बाद वो कह रहा है इंडिया ऑप्टेड प्लान टू यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज एफिशिएंटली टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस। देखो ऊपर भी सोशल जस्टिस की बात हो रही थी, नीचे भी सोशल जस्टिस की बात हो रही है, और वो ये भी कह रहा है कि भैया जो रिसोर्सेज अवेलेबल है इस तरीके से यूज़ करो ताकि आपका भला हो सके। तो दोनों बातें बिल्कुल ट्रू हैं, और ट्रू हैं तो हम इसको लिखेंगे ए ऑप्शन, यानी कि वो लिखता है कि अजर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं, और रीज़न जो है भैया वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके अजर्शन की, तो इसका आंसर है ए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है सब्सिडीज़ वर नीडेड टू एनकरेज फार्मर। वो कह रहे भाई सब्सिडीज़ देना फार्मर को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फार्मर के पास कैपिटल जैसी चीज़ें नहीं होती, पूंजी नहीं होती, वो सामान नहीं खरीद पाता, तो वो महंगी महंगी चीज़ें भी नहीं खरीद पाएगा, तो इसलिए ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। उसके बाद हम देखते हैं रीज़न की बातें करते हैं, तो रीज़न जो है वो लिखता है अ न्यू टेक्नोलॉजी इज़ लुक्ड अपॉन एज रिस्की बाय द फार्मर। एज नई टेक्नोलॉजी भाई फार्मर को रिस्की लगेगी, महंगी लगेगी, कॉस्टली लगेगी, तो क्या करना पड़ेगा? फार्मर को सब्सिडी देनी पड़ेगी, छूट देनी पड़ेगी, रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी, तभी तो वो यूज़ करेगा ना, तो इसलिए ये बात भी
ट्रू लग रही है। तो रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये बात बिल्कुल ठीक। उसके बाद आपके पास आ जाता है तीसरा 23, इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विच इज़ मोर स्टेबल देन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। तो वो लिखता है कि इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट देती है जो कि ज़्यादा स्टेबल है, किससे? एग्रीकल्चर की एम्प्लॉयमेंट से। और इट प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रोस्पेरिटी, और ये भाई मॉडर्नाइजेशन को भी प्रमोट करती है और प्रोस्पेरिटी को भी प्रमोट करती है। अब इसका मतलब क्या, पहले लाइन समझते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर बारिश हुई तो एम्प्लॉयमेंट अच्छी, पैसे अच्छे, उसके बाद बारिश अच्छी नहीं हुई तो भूखमरी आ जाएगी। तो बेसिकली फंडा क्या है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के अंदर 12 महीने आपको काम मिलेगा, सेम सैलरी मिलेगी, तो इसीलिए मॉडर्नाइजेशन भी आएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। तो ये बात बिल्कुल ट्रू लग रही है। अब आप देखते ही इकोनॉमिस्ट फाउंड दैट पुअर नेशन कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। भाई कह रहा है पुअर जो देश हैं, इंडिया जैसे देश तभी तरक्की करेंगे जब उसके अंदर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगी। ये बात भी बिल्कुल ठीक लग रही है। और देखो ऊपर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बातें हो रही थी, नीचे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को ही बातें करे जा रही है, जिससे हम गरीबी को, प्रोस्पेरिटी को बढ़ा सकें, गरीबी को दूर कर सकें, यही बातें। तो इसलिए आपका आंसर है ए। इसके बाद आपके पास आ जाता है 24। हमने अभी अभी ये वाला पढ़ा ही था, 1921 इज ए ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, बिल्कुल ठीक। इट वाज द ईयर जहाँ से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है कंटिन्यूसली। ये मैं डिटेल में आपको समझा चुका, तो इसका आंसर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर आएगा ए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्लानिंग रूल्स आउट फ्री प्ले मार्केट फोर्सेस। वो कह रहा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो फ्री प्ले को प्रमोट कर रहा है। फ्री प्ले का मतलब होता है जहाँ पर गवर्नमेंट का भैया कोई रोल ही नहीं है, और भाई कोई रोल ही नहीं है, ऐसा हो सकता है? प्लानिंग कौन कर रहा है? प्लानिंग गवर्नमेंट कर रही है, तो इसलिए ये है फॉल्स। उसके बाद लिख रहा है इट डज नॉट रूल आउट फ्री प्ले मार्केट, रादर इट इज डिपेंडेंट ऑन द मॉडल ऑफ इंडियन प्लान। तो कह रहा है कि ये रूल आउट नहीं कर सकती फ्री मार्केट प्ले को, बल्कि ये तो खुद ही डिपेंडेंट है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे। गवर्नमेंट जो चीज़ बनाएगी उसी को इसे फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या लिखता है कि भैया असर्शन तो फॉल्स है लेकिन रीज़न जो है वो ट्रू है। तो इसका आंसर आपके पास क्या देखने को मिलेगा? दैट इज़ डी, जहाँ पर असर्शन तो गलत है और आपका रीज़न जो है वो ट्रू है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टैरिफ एंड कोटाज। अभी अभी हमने टैरिफ वर्ड पीछे पढ़ा था। टैरिफ वर्ड क्या था? इंपोर्ट्स के ऊपर लगने वाला खर्चा। टैरिफ एंड कोटाज इन द इकोनॉमिक पॉलिसी पोस्ट इंडिपेंडेंस वर यूज टू असिस्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो वो कह रहे हैं कि जब भी हम टैरिफ वगैरह यूज़ करते थे, कब? पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद तो हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए इस चीज़ को यूज़ करते थे। बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है, क्योंकि हम फ़ॉरेन से, अपने कंपटीशन से अपने कंट्री को, अपने इंडस्ट्रीज़ को बचाना चाहते थे, तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल ट्रू है। Our planner wanted to use foreign exchange for importing of luxury good। भैया ये कह रहा है कि हम जो डॉलर बचाना चाह रहे थे इंपोर्ट को रोक के, वो हम इसलिए बचा रहे थे ताकि हम लग्जरी गुड्स खरीद सके। ये बात बिल्कुल गलत लग रही है, और अगर गलत लग रही है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, असर्शन ट्रू है और रीज़न फॉल्स है। इसके बाद आपके पास आ जाता है असर्शन और रीज़न में पब्लिक सेक्टर वॉज गिव लीडिंग रोल इन इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ प्लानिंग। तो भाई पब्लिक सेक्टर को जो लीडिंग रोल दिया गया, सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो पब्लिक सेक्टर के कंधे पर डाल दी गई। बात बिल्कुल ठीक। प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट हैविंग कैपिटल। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पर प्राइवेट लोगों के पास क्या नहीं था? पूंजी नहीं थी, कैपिटल नहीं थी, मार्केट भी इतनी बड़ी नहीं थी कि वो रिस्क ले सकें। ये बात भी बिल्कुल ठीक लग रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बोथ जो ए और असर्शन और रीज़न ट्रू हैं, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। उसके बाद 28 की बात करते हैं। 28 वाला पॉइंट क्या कहता है? जीडीपी अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टडी इंक्रीज इन जीडीपी। बिल्कुल ठीक। वो ये बात कह रहा है कि जो जीडीपी है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर है, यानी आपकी इकोनॉमी किस दिशा में ग्रो कर रही है ये दिखा रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है, तो हम इसे ट्रू लिख देते हैं।
इसके बाद वो लिखता है कि जीडीपी है क्या, जीडीपी इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। तो जीडीपी की डेफिनेशन भी बिल्कुल ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन है। ऊपर वाले में इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है और नीचे रीजन वाले में आपको डेफिनेशन दे रहा है, तो दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। तो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन ये एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, इसके बाद आपके पास आ जाता है जीडीपी। जीडीपी इंडिकेट द साइज ऑफ इकोनॉमी, आपका देश कितना बड़ा है, आपकी प्रोडक्शन कितनी बड़ी है, ये बता रहा है। मान लिया, बिल्कुल ठीक है भैया, ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी, कम प्रोडक्शन कम इकोनॉमी। दूसरा ये बता रहा है कि हायर जीडीपी इंडिकेट्स हायर इकोनॉमिक एक्टिविटी। हायर जीडीपी मतलब जितना ज़्यादा जीडीपी होगा उतना ही ज़्यादा आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, उतना ही ज़्यादा आपका ये कह सकते हो कि इकोनॉमिक बेस होगा, पैसा मॉनेटरी बेस होगा। लेकिन ये बात भी ठीक लग रहा है, ट्रू है। अब ध्यान देखो, ऊपर साइज की बातें कर रहा है, साइज का मतलब देश में कितना सामान बन रहा है उसकी बातें कर रहा है, और नीचे वो बताने की बातें कर रहा है कि भैया पैसा कितना है, यानी इनकम की बातें कर रहा है। देखो दोनों ट्रू हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा बी, क्योंकि ये एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब आ जाते हैं हम इसके बाद ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। ये वाला भाई मेरे हिसाब से तो दोबारा रिपीट हो गया, मुझे इसको कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसका आंसर जो है वो ए है। इसके बाद भाई अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, दैट इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तभी तो घर घर में इंडस्ट्रीज खोलने की बात की गई थी, ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है, ट्रू हो गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर कैपिटल इंटेंसिव, गलत। हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटी घरेलू इंडस्ट्रीज के अंदर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं, यानी कि हम लेबर को ज़्यादा महत्व देते हैं, पूंजी को नहीं। बड़ी बड़ी मशीनें हम घरों में नहीं लगाते, हम सारा काम हाथ से करते हैं। बेसिकली ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होती हैं जो हाथ से बना काम करती हैं, तो इसलिए ये आपका फॉल्स है और ये आपका ट्रू है। तो हमारे पास ऑप्शन यही बचता है, दैट इज सी। असर्शन तो ट्रू है और रीज़न जो है वो फॉल्स है। इसके बाद आपके पास आ जाता है 33 क्वेश्चन, लिखता है टू नीड ऑब्टेन अ लाइसेंस टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री वॉज मिसयूज बाय बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज। देखो ये लाइसेंसिंग की लिमिटेशन बता रहा है कि भाई लाइसेंस लेना बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद हो गया था। क्यों? छोटा बिजनेसमैन लाइसेंस लेने से डरता था, उसे लाइसेंस की फॉर्मेलिटी बहुत ही ज़्यादा जी का जंजाल लगती थी, वो काम नहीं कर पा रहा था, या वो लाइसेंस लेने से डरने के मारे वो काम या लाइसेंस ही नहीं लेता था, वो उस इंडस्ट्री को नहीं खोल पा रहा था। तो बेसिकली उसने वर्ड क्या यूज़ किया, उसने वर्ड यूज़ किया कि जो लाइसेंस लेना है वो कौन मिसयूज़ करने लगा, हमारे यहाँ के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, क्यों? उन्हें ये पता लग गया था छोटा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो लाइसेंस लेगा नहीं तो वो हमारे लेवल पर पहुंचेगा नहीं, और हमारे लेवल पर पहुंचेगा नहीं तो मार्केट में रह कौन गया? अकेले हम। तो ये बात वो यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। अब देखते हैं, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट वुड गेट अ लाइसेंस नॉट स्टार्टिंग अ न्यू फर्म बट टू प्रिवेंट कंपटीटर फ्रॉम स्टार्टिंग अ न्यू फर्म। अब बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करता है, वो पहले से ही लाइसेंस लेके बैठ जाता ताकि कोई और उस लाइसेंस को नहीं ले पाए, तो इसलिए नई नई फर्म्स आ नहीं पाएंगी। तो ये बात भी आपकी क्या लग रही है? ट्रू लग रही है। दोनों में इंडस्ट्रियलिस्ट की बातें हो रही हैं, तो इसका आंसर आएगा ए, यानी कि दोनों ही एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद आपके पास आ जाता है असर्शन, ओनली हैंडफुल ऑफ स्टेट बेनिफिट फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन। बिल्कुल ठीक, हैंडफुल कुछ गिनी चुनी स्टेट जो थी वहीं पर ही ग्रीन रेवोल्यूशन को आपको देखने को मिला, तो ये बात बिल्कुल ट्रू। सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन डिपेंड अपॉन द पॉलिसी इंप्लीमेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये कह रहा है कि भाई हमने तो पूरे देश में लागू किया, लेकिन किसी स्टेट में अच्छा हुआ और किसी स्टेट में वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की कमी थी। तो बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो जिस स्टेट्स में नहीं हुआ वहाँ पर गवर्नमेंट ने उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दोनों बातें ठीक हैं और एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद अगर हम बात करें असर्शन और रीज़न की, तो यहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स वॉज इम्प्रेसिव इंडीड। तो वो लिखता है कि फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान्स के अंदर अच्छा देखने को मिला। चलो प्रोग्रेस तो हो रही थी ना,
PSU हैज अर्नड अ ह्यूज प्रॉफिट ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान। बाप रे, PSU का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये कह रहा है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एकदम धुआंधार प्रॉफिट कमा रही थी। अरे यार, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सारी की सारी डेड सोशल वेट थी, यानी कि उसे मजबूरी में ढोना पड़ रहा था, वो ह्यूज लॉसेस में चल रही थी, तभी तो प्राइवेटाइजेशन लानी पड़ी। अगर पब्लिक सेक्टर बढ़िया काम करता तो प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये ऊपर वाला तो बिल्कुल ट्रू है, लेकिन ये नीचे वाला तो जो फॉल्स हो गया। तो अगर ऐसा है तो मेरे पास ऑप्शन सी बच जाता है। इसके बाद आपके पास आ जाता है 36, द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प्ड टू इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। भाई बात बिल्कुल ठीक लग रही है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, जो लैंड रिफॉर्म्स थे, उसने आपके इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाया, आत्मनिर्भर बनाया। किस में? फूड ग्रेन्स में, व्हीट और राइस में। बात बिल्कुल ठीक, तो ये हमारा ट्रू हो गया। अब लिखते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड। तो वो क्या कह रहा है कि भाई जो आपके लोग खेती बाड़ी में लगे हुए थे वो डिक्लाइन नहीं हुए जितना हमने सोचा था। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक, अभी भी वही 72% के आसपास पॉपुलेशन जो थी वो आपकी एग्रीकल्चर में लगी हुई थी, मान लिया। लेकिन ऊपर वो सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रहा है, नीचे वो पॉपुलेशन की बातें कर रहा है। दैट मीन्स बात तो ठीक है, लेकिन एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर आएगा बी। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले असर्शन और रीजन को पढ़ते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। बात बिल्कुल ठीक कह रहा है कि इंडस्ट्री तभी ग्रो करेगी जब इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़िया होगा। ये बात बिल्कुल ठीक। उसके बाद इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विच इज़ मोर स्टेबल। ये बात हमने अभी पीछे भी डिस्कस करी थी। हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और ये एक दूसरे में इंडस्ट्रीज़ की बातें हो रही हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ए। बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 38 क्वेश्चन। कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन जीडीपी इज कॉल्ड सेक्टोरल कंपोजिशन। बिल्कुल जो बात है वो आपकी बिल्कुल ठीक। अभी अभी मैंने कहा ना कि ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन भी कह सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक कि प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को आप सेक्टोरल कंपोजिशन कहते हो, यानी एक सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी जीडीपी में। बिल्कुल ठीक। In some countries, growth in agriculture contributes more to GDP, while in some countries growth to the service contributes more to GDP। भाई कुछ देशों के अंदर एग्रीकल्चर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को, और कुछ देशों में सर्विस सेक्टर करता है। बात बिल्कुल ठीक है कि हाँ। तो देखो, ऊपर तो सिर्फ कंपोजिशन की बात कर रहा है और नीचे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। दोनों बातें बिल्कुल ट्रू हैं, ये भी और ये भी, लेकिन एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये है हमारा भी। अब ध्यान देने वाली बात, जिसके ऊपर भी मैं ट्रू लिखता जा रहा हूँ, जिसके ऊपर भी मैं ट्रू लिखता जा रहा हूँ, वो सारा का सारा आपका डाटा है। डाटा मतलब क्या कि इस डाटा को मैं पढ़ सकता हूँ और इस डाटा से भी मैं नॉलेज ले सकता हूँ। तो यहाँ पर हम ट्रू लिख रहे हैं, तो मतलब अगर वो मेरे से पूछे व्हाट इज़ द सेक्टोरल कंपोजिशन, तो वो हम लिख सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं समझना। उसके बाद लिखता है नीति आयोग इज ए पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट एम्स टू इन्वॉल्व द स्टेट्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। तो सिंपल से लिखता है भाई नीति आयोग, देखो प्लानिंग कमीशन का ओल्ड वर्जन, सॉरी प्लानिंग कमीशन का न्यू वर्जन, नीति आयोग का पुराना नाम प्लानिंग कमीशन था। तो नीति आयोग क्या कहता है, गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, सारे का सारा गवर्नमेंट का सोचने का काम नीति आयोग करता है, सारी पॉलिसीज यही बनाता है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू। उसके बाद प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 में ड्यू टू इट्स ट्रेडिशनल टॉप डाउन अप्रोच। तो वो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक, नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया किसको, प्लानिंग कमीशन को, कब, जनवरी 1, 2015 में, और यही था ट्रेडिशनल टॉप डाउन अप्रोच की वजह से। तो बिल्कुल ठीक बात कह रहा है और ठीक बात कह रहा है, दोनों चीज़ें ट्रू हैं, तो हम इसको लिखेंगे। लास्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, लैंड रिफॉर्म हेल्प्स इन एस्टैब्लिश अ रिलेटिव रिलेशनशिप बिटवीन फार्मर्स एंड द गवर्नमेंट। भाई लैंड रिफॉर्म्स ने क्या किया, लैंड रिफॉर्म्स ने जमींदार को बाहर निकाल कर फेंक दिया, जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया, अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम कर दिया। तो यानी बीच में से मिडल मैन को निकाल दिया और फार्मर्स और गवर्नमेंट को एक साथ
लाकर खड़ा कर दिया। बात बिल्कुल ठीक लग रही है। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स एंश्योर दैट फार्मर आर बेनिफिट फ्रॉम देयर ओन लेबर एंड प्रमोटेड इक्वलिटी ऑफ द वेल्थ। और लैंड रिफॉर्म्स ने क्या किया कि भाई जो अपने फार्मर्स हैं उसे अपनी ज़मीन से, अपनी मेहनत से, अपनी लेबर से फ़ायदा तो मिलना चाहिए ना, सारा मेहनत वो कर रहे हैं तो इसीलिए, और इसी की वजह से प्रमोट किया उसने इक्वलिटी और वेल्थ को। तो दोनों ही क्वेश्चन में दोनों ही बातें सही लग रही हैं, क्योंकि दोनों ही लैंड रिफॉर्म से जुड़ी बातें हैं और एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर आएगा डन। तो ठीक है दोस्तों, अगर कोई और आपके पास अदर्शन रीज़न है जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हो तो आप वो भी हमसे डिस्कस कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।